Hello everybody, this is Ayush Mishra. Welcome to A2 Study. In today's video, we will discuss about agricultural practices. So before starting agricultural practices, let's know about what are crops. Any plants grown of same kind in large area is known as crops. इसका मतलब जब हम किसी सेम काइंड ऑफ क्रॉप्स को किसी लार्ज एरिया में ग्रो करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। मतलब कि जब हम किसी पौधे को किसी खेत में उगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। सो लेट्स नो अबाउट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इट मीन्स प्रैक्टिसेस फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स आर नोन एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसका मतलब ये हुआ कि फसल उगाने की विधि को ही हम क्या कहते हैं, कृषि पद्धतियाँ कहते हैं। लेट्स नो अबाउट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब कि जो हमारा एग्रीकल्चर है यानी कि जो हम खेती करते हैं वो किन किन प्रक्रियाओं से होकर के गुजरता है। तो जो हमारा पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। The topmost layer of soil is most fertile and it has to be loosened and aerated so that root able to penetrate deeply। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिट्टी का जो सबसे पहला परत होता है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा सख्त भी होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हम किसी भी फसल को उगाने से पहले हम जो मिट्टी होता है उसे ट्रैक्टर या फिर हल की मदद से पहले मिट्टी को भरभरा करते हैं ताकि वो जो मतलब जो क्रॉप्स के रूट हैं वो डीपली मतलब गहराई तक प्रवेश कर सके। जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है दिस प्रोसेस इज़ डन बाय प्लोइंग, यानी कि ये जो लूजनिंग और एरिएटिंग का जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड एरिएटिंग ऑफ सॉइल इज़ नोन एज प्लोइंग विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। ये जो प्लोइंग होता है, प्लोइंग के मदद से ही हम जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसे हम मेंटेन करते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं लेवलिंग के बारे में। ब्रेकिंग ऑफ सॉइल लम्प्स इनटू स्मॉल पीसेस यूजिंग वुडन और आयरन प्लैंक इज़ नोन एज लेवलिंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने खेत में कई बार अक्सर करके देखा होगा, बड़े बड़े जैसे ईंटे टाइप के मिट्टी हो जाते हैं, तो उसे जैसे एक फसल आपने बोया फिर पहले उसके बाद से हमें खेत को जोतना पड़ता है, क्योंकि जब हम लोग खेत काट लेते हैं तो बारिश वारिश होने के बाद जो मिट्टी के बड़े बड़े ढेले बन जाते हैं। तो जो लेवलिंग होता है, पहले आपने मतलब क्या बोलते हैं प्लोइंग की, फिर जो सेकंड प्रोसेस है वो है लेवलिंग, फिर जो बिगर पीसेस ऑफ सॉइल हैं उन्हें हम क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉल पीसेस में। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं लेवलिंग विद द हेल्प ऑफ आयरन प्लैंक और वुडन प्लैंक। और जो प्लैंक होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, रुकिए मैं बना देता हूँ। जैसे पटरे टाइप का होता है कुछ लकड़ी का, इसे ट्रैक्टर की मदद से या फिर मतलब मैनुअली बाय हैंड भी हम लोग इस प्रोसेस को करते हैं। सो लेट्स नो अबाउट सेकेंड स्टेप, सोइंग ऑफ सीड मीन्स बीज उगाने की विधि। अब चलिए जानते हैं इसका जो पहला पॉइंट है। सोइंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इनटू सॉइल। मिट्टी में बीज संकल्पित करने की विधि को हम क्या कहते हैं, सोइंग ऑफ सीड, यानी कि मिट्टी में बीज डालने की विधि को हम क्या कहते हैं, सोइंग ऑफ सीड कहते हैं। आपने देखा होगा अगर हम पहले धान बोते हैं तो पहले धान के बीए को हम किसी भी जो खाली ज़मीन होती है वहाँ पे पहले हम उस बीए को छींटते हैं, फिर पानी डालते हैं, तब उसके जो छोटे छोटे पौधे होते हैं फिर उन पौधों को हम अपने खेत में गाड़ते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सोइंग ऑफ सीड कहते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्या है, द सीड शुड बी सोन एट द राइट डेप्थ। यानी कि मान लीजिए ये आपकी मिट्टी है, तो जो सीड है आपका वो प्रॉपर डेप्थ में होना चाहिए, यानी कि एक प्रॉपर डेप्थ होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक सीड यहाँ पे बोया तो एक सीड यहाँ पे बो दिया। अगर ऐसा करेंगे तो इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी होगा और इसका जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम टाइम लेगा। सही है।
Let's know about the third topic, which is the soil should have sufficient moisture. ये काफ़ी जो है ये मेन रोल निभाता है सोइंग ऑफ सीड में, यानी कि जो मिट्टी है उसे पर्याप्त नमी चाहिए होता है किसी भी फसल को उगाने के लिए। अगर आपका जो मिट्टी है वो सूखा रहेगा तो आपके पौधे जो आपने उसमें प्लांट लगाए हैं वो धीरे धीरे पीले पड़ के सूख जाएंगे। इसीलिए ये जो इसका ये प्रॉपर्टी है इट शुड हैव सफिशिएंट मॉइस्चर, ये कहता है कि जब आप कोई भी फसल उगाते हैं तो मिट्टी के अंदर पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ फोर्थ पॉइंट, देयर सीड शुड बी प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन सीड। ये प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो आपका सीड है उसमें जो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। मान लीजिए ये आपका फील्ड हो गया, आपने एक सीड यहाँ बोया, फिर दूसरा सीड यहाँ बोया, तीसरा सीड यहाँ बो दिया, तो जो ये प्रॉपर स्पेसिंग नहीं रहेगी। फिर मान लीजिए आपने एक सीड बोया, इसको यहाँ बो दिया, इसको यहाँ बो दिया, तो जो एकदम पास में बो देंगे तो एक ही जगह पे कई सारे पेड़ उग जाएंगे। तो जब आप फसल को काटेंगे तो उस प्रोसेस में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। अगर आप कई दूर कर देंगे तो मान लीजिए ये भी नहीं सही है और ये भी नहीं सही है, आपको एक प्रॉपर डिस्टेंस रखना है पौधों के बीच में। और अब हम जानेंगे मेथड्स ऑफ सोइंग। तो सोइंग के दो मेथड होते हैं। जो पहला मेथड है वो हम लोग मतलब देखा होगा आपने, हम अपने हाथ से पौधों को खेत में लगाते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो है बाई सीड ड्रिल। जो ट्रैक्टर के पीछे एक मतलब टूल होता है, उसमें आप पहले सीड्स को बिछा देते हैं, फिर उस वजह से एक एक करके प्रॉपर स्पेस और प्रॉपर डेप्थ के साथ जो आपका सीड है वो क्या होता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है। लेट्स नो अबाउट the third topic, which is manuring and fertilizers. Before knowing about manuring and fertilizers, let's know about what is manure. Manure means खाद। मैन्योर मीन्स खाद, यानी कि मैन्योर का मतलब होता है खाद डालना। और जो ये प्रोसेस है जहाँ पे भी ING लग जाए या STION लग जाए, उसका मतलब हो गया कि वो किसी भी प्रोसेस में जा रहा है। अगर यहाँ पे होता मैन्योरिंग, अगर यहाँ पे मैन्योर है इसका मतलब खाद हो गया, अगर मैन्योरिंग है मतलब कि खाद डालना हो गया। तो अगर इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इज नोन एज मैन्योर। तो इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जैसे कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, डीकम्पोजिशन यानी कि किसी चीज़ को डीकम्पोज करना यानी कि किसी चीज़ को सड़ाना। तो अगर बात करते हैं इसके बारे में तो हो गया द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इज नोन एज मैन्योर। यानी कि जब हम किसी भी यानी कि मान लीजिए कोई भी पौधा है, उसका जो पत्ते झड़ के गिर जाते हैं नीचे, उन पत्तों की मदद से या फिर एनिमल वेस्ट यानी कि काऊ डंक ले लीजिए, बुफेलो डंक ले लीजिए, किसी भी एनिमल वेस्ट की मदद से जब हम किसी चीज़ को डिकम्पोज करके मैन्योर बनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं मैन्योरिंग। यानी कि एक एग्जांपल की मदद से समझिए। पहले आप एक गड्ढा खनेंगे, उसमें आप क्या करेंगे, पत्तियों को डाल देंगे, पौधों को डाल देंगे, फिर आप यानी कि गोबर को डाल देंगे, फिर आप इसमें पानी डालेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, किसी भी ढक्कन से ढक देंगे। फिर कुछ 7 दिनों या 8 दिनों के बाद जब जाएंगे तो वो सब गल के एक में मिक्सचर ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड प्लांट एंड एनिमल, दैट इज नोन एज मैन्योर। So let's start next topic, which is fertilizer. Fertilizers means इसका मतलब भी खाद होता है, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैन्योर। यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल मैन्योर यानी कि आर्टिफिशियल खाद में आते हैं। इट इज़ मैन मेड मिनरल सॉल्ट विच इज़ मेड इन इंडस्ट्रीज। इसके वर्ड से ही क्लियर है, फर्टिलाइजर्स यानी कि कोई इंडस्ट्रीज
जहाँ पे जिस इंडस्ट्रीज़ में खाद बनाई जाती है, जिस इंडस्ट्रीज़ में हम मैन्योर तैयार करते हैं, उसी इंडस्ट्रीज़ को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर्स कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई, यानी कि हम किसी खेत को सींच सकते हैं, किसी फील्ड को सींच सकते हैं, किसी लार्ज एरिया को भी हम सींच सकते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसे हम कहते क्या है वैसे? द प्रोसेस ऑफ वाटरिंग ऑफ प्लांट इन फील्ड इज़ नोन एज इरिगेशन। यानी कि जब हम खेत में, यानी कि किसी लार्ज एरिया में किसी पौधे को सींचते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। और इसका एक प्रॉपर्टी भी है कि हम किसी चीज़ को उसके सफिशिएंट, यानी कि उसके मतलब पर्याप्त ही दे सकते हैं, ना उससे अधिक देना है ना उससे कम देना है। अब मान लीजिए आप किसी दिन एक रोटी डेली खाते हैं, ठीक है, तो उतना आपका बैलेंस बन चुका है। लेकिन आप अगर किसी दिन 2 रोटी खा लेंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगी। इसीलिए हमें जो है वो एक्सेसिव सप्लाई नहीं करना है खेत में। वी डोंट हैव टू डू एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स। हमें खेतों में अधिक मात्रा में वाटर सप्लाई नहीं करनी चाहिए। उससे क्या होगा? मान लीजिए ये आपका खेत हो गया, ठीक है, ये आपके पौधे हो गए, तो जो पानी होगा वो इनके पौधों के लेवल से ऊपर चला जाएगा और फिर कुछ ही दिनों में आपके क्रॉप सड़ने लगेंगे। तो इससे आपका क्रॉप जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएगा। इसी वजह से वी शुड नॉट डू एक्सेसिव सप्लाई ऑफ वाटर इन द फील्ड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वीडिंग, यानी कि अनचाहे घास के हटाने की विधि को हम क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडिंग वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीड। तो वीड इज़ दैट the unwanted plant growing along with the main crop in the field is known as weed. It means जो अनचाहे घास होते हैं, ऐसे घास जो हमारे फसलों के साथ ही उग जाते हैं और उन्हें जब हम हटाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। तो वीड मतलब जो आप समझ लीजिए ऐसे तरीके से, जैसे जो अनचाहे घास होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वीड कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट वीडिंग। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, यानी कि अनचाहे घास को हटाने की विधि को हम क्या कहते हैं? वीडिंग कहते हैं। तो लेट्स नो अबाउट मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स। अब देखिए, रिमूविंग ऑफ वीड्स के 3 मेथड होते हैं। पहला है मैनुअल, यानी कि आप कई लोग को देखा होगा आपने खेतों में कि फसल के बीच बीच में एक मतलब होते हैं अनवांटेड जो वीड्स होते हैं वो हो जाते हैं ग्रो, तो उन्हें हम हाथ से पकड़ के खींच सकते हैं। और लेकिन जो दूसरा मेथड है वो है बाय यूजिंग टूल। आपने खुरपा देखा होगा, फिर उसके बाद से हम एक हंसुए का भी प्रयोग करते हैं। जो हमारा तीसरा मेथड है वो है आपका बाय यूजिंग केमिकल। तो वी यूज टू स्प्रे सम केमिकल्स विच डिफेट द वीड्स। So let's start next topic, which is crop protection. Crop protection is very interesting to study. It means the process of protecting crops from pests or any organism is known as crop protection. इसके वर्ड से ही क्लियर है कि क्रॉप मतलब फसल, प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा। जब हम अपने फसल को सुरक्षित करते हैं किसी भी कीड़ों से या जानवरों से, उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्रॉप प्रोटेक्शन कहते हैं। और जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है, आपने देखा होगा कई बार जो खेतों में पशु पक्षियां आ जाते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं? एक स्केरक्रो खेत में लगा देते हैं, जो कुछ इस प्रकार का होता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्केरक्रो कहते हैं। और फिर जो हमारा तीसरा मेथड है वो है कि वी यूज सम पॉइजनस केमिकल व्हिच यूज टू किल द इंसेक्ट्स। इसे हम इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स कहते हैं। हम कुछ ऐसे जहरीले केमिकल्स का यूज करते हैं जो कीड़ों को आसानी से मार देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब
फसल को काटने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर इसकी प्रोसेस की बात करें तो व्हेन द क्रॉप्स गेट मैच्योर्ड इट हैज़ टू बी कट, दिस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब हमारा जो क्रॉप है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से तैयार हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, फसल को काटते हैं, उसके कटने का समय आ जाता है। और इसमें अगर एक चीज़ और देखें तो विच इन्वॉल्व्स, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स बोथ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर क्रॉप्स। ये जो हमारा प्रोसेस होता है इसमें हम पहले फसल को काटते हैं, फिर उसे एकत्रित कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज थ्रेसिंग एंड विनोइंग। सो बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द chaff from grain is known as threshing. Means whenever we separate the chaff, chaff means भूसा, जब हम अनाज में से भूसे को अलग करते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। यानी कि ये आपका पौधा हो गया, मान लीजिए ये आपका पौधा हो गया, ठीक है, इसमें जो छोटे छोटे दाने होते हैं अनाज के, अब उसे थ्रेसिंग करने के बाद वो दाने अलग हो जाएंगे और आपका पौधा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारा, उस पर क्या होगा, सेकेंड प्रोसेस आएगा जिसे हम कहते हैं विनोइंग। लेकिन थ्रेसिंग के बाद जो आपका अनाज होगा वो खाने के योग्य नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ अनचाहे भूसे आ जाते हैं जिसे खाने योग्य नहीं होगा। लेकिन अगर इसे खाने योग्य बनाना है तो हमें पहले ये विनोइंग की प्रक्रिया से उस अनाज को गुजारना पड़ेगा। तो अगर इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग चाफ फ्रॉम द ग्रेन इज़ नोन एज विनोइंग। यानी कि जब हम अनाज में से उस छिलके आ जाते हैं कुछ भूसे, उसको जब हम रिमूव करते हैं, जिसे आप हिंदी में दबाना कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक लेडीज़ है या फिर कोई भी मैन है, ये क्या करेगी, एक सामने पंखा चलता रहेगा, सामने पंखा चलेगा, उसके बाद से इधर से एक ये मतलब इसमें रख के अनाज इसको ऐसे 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 गिराएगी और जो छिलके रहेंगे वो उड़ के इधर आ जाएंगे, जो आपका अनाज रहेगा वो यहाँ पे नीचे एक जगह एकत्रित हो जाएगा। आवर लास्ट टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। मीन्स हम किस तरीके से अनाज को एकत्रित करते हैं, हम उसके बारे में इस टॉपिक में जानेंगे। इसका स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स का मतलब हुआ अनाज को एकत्रित करने की विधि। फॉर द लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स द ग्रेन सिलो आर ऑल्सो यूज टू स्टोरेज ग्रेन। यानी कि जब हम किसी अनाज को अधिक मात्रा में कोई अनाज हो उसे हम एकत्रित करने के लिए क्या यूज़ करते हैं। अब जैसे लोग अपने अपने व्यवस्था के हिसाब से राशन को स्टोर करते हैं, यानी कि राशन को एकत्रित करते हैं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, पहले एक चलता था, मतलब पहले चलता था इस टाइप के कुछ बर्तन, बहुत पहले बड़ा सा एक होता था, इसमें लोग पहले रखते थे राशन को। फिर कई लोग डिब्बे का यूज़ करते हैं राशन को रखने के लिए। लेकिन जो एक ट्रेडिशनल वे है अनाज को रखने का वो अब आ गया है सिलो, यानी कि एक स्टील या फिर किसी चीज़ का बड़ा सा ड्रम रहेगा, उसमें हम अनाज को आसानी से स्टोर कर सकेंगे। स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स में एक बहुत ज़रूरी चीज़ एक और भी है। हम किसी भी अनाज को स्टोर करने से पहले उसे पहले हमें कुछ दिनों तक धूप में सुखाना होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेरी वेल वट एवर आई हैव टेल यू अबाउट, एंड आई होप आप घर पे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।